फिल्म इंडस्ट्री के लिए आता है तो शायद उसको कोई मकान नहीं देता। अच्छी सोसाइटी वाले कहते हैं कि हम बैचलर्स को नहीं देते, हम लड़कियों को नहीं देते। आप अगर देखें ना केवल फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन मुंबई में जो पढ़ाई करने भी जो बच्चे आते हैं बाहर से, उनको या तो हॉस्टल में जाना होता है या फिर कोई छोटे मकान में रहना पड़ता है। लेकिन हमारी सोसाइटी शायद बैचलर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, शायद कुछ कम्युनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करती। और आज का जो सेंसिटिव टॉपिक है वो है ट्रांसजेंडर्स का। कितनी चैलेंजेस होती है आज भी। आज हम 2024 में है और कुछ दिन में हम 2025 में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर को जो जेंडर इक्वालिटी हम दे सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ट्रांसजेंडर को इक्वालिटी नहीं मिली। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने देखा होगा, हर इंसान का एक सपना होता है कि वो अपने सपनों का आशियाना मुंबई में ले। कई सारे लोग मुंबई में काम की खोज में आते हैं और कई सारे लोगों की इच्छा होती है कि अगर वो सेटल होना चाहे मुंबई में तो खुद का घर लेना चाहते हैं। लेकिन खुद का घर लेना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल होता है। हर आदमी को आपने देखा होगा कि एक रेस लगी हुई है और इतने महंगे मकान लेने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग अपना घर नहीं ले पाते, वो लोग भाड़े से रहने की कोशिश करते हैं। जब रेंट की बात करें तो मैं कुछ आपको एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूं। आज भी मुंबई में 35% लोग रेंट पे रहते हैं। लेकिन क्या रेंट पे रहना इतना आसान है? कई सारी चैलेंजेस फेस करके भी लोग आज के डेट में रेंट पे रहते हैं, भाड़े के घर में रहते हैं। और जब कोई इंसान भाड़े का घर लेने की बात करता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप में से कई लोग भली भांति जानते होंगे। जैसे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए आता है तो शायद उसको कोई मकान नहीं देता। अच्छी सोसाइटी वाले कहते हैं कि हम बैचलर्स को नहीं देते, हम लड़कियों को नहीं देते। आप अगर देखें ना केवल फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन मुंबई में जो पढ़ाई करने भी जो बच्चे आते हैं बाहर से, उनको या तो हॉस्टल में जाना होता है या फिर कोई छोटे मकान में रहना पड़ता है। लेकिन हमारी सोसाइटी शायद बैचलर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, शायद कुछ कम्युनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करती। और आज का जो सेंसिटिव टॉपिक है वो है ट्रांसजेंडर्स का। कितनी चैलेंजेस होती है आज भी। आज हम 2024 में है और कुछ दिन में हम 2025 में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर को जो जेंडर इक्वालिटी हम दे सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ट्रांसजेंडर को इक्वालिटी नहीं मिली। कहीं ना कहीं इस चीज के लिए एज अ सोसाइटी हम भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में या हमारे मुंबई में कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कुछ लोग अपनी सोसाइटी की चेयरमैनशिप और सेक्रेटरीशिप का जो है गलत फायदा लेते हैं। आप देखेंगे रेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे कि आपको घर लेना है तो वो कहेंगे भाई हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हम आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे। उन पे जवाबदारी है, मैं मानता हूं उनका ये काम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी किया जाता है। मैं आज आपको उसी केस के बारे में बात करूंगा जहां पे हम सीधा विक्टिम से बात करेंगे, उनसे फोन कॉल पे बात करके पूछेंगे कि क्या उनके साथ हुआ। तो हम कॉल लगाते हैं उनको, नाम और फेस दोनों ही हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इसलिए मैं कॉल पे उनसे बात करूंगा और आपको सुनाऊंगा कि उनकी क्या कंप्लेंट है। हेलो। हेलो निखिल भाई। हाँ जी। हाँ गुड्डी जी लाइन पे है तो आप बात कर लो ना। जी जी हेलो जी, नमस्ते, मैं निखिल जेठवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना। अच्छा, मैं बता रहा था कि अभी जो हमने ऑलरेडी आपसे पहले बात की थी, आपका ये जो विषय है, तो जहां तक वो मेंटेनेंस स्लिप मैंने चेक की है उसमें उन्होंने कुछ एक फाइन लगाया है। हाँ तो ये क्या अमाउंट का फाइन लगाया है? एंजल के लिए लगाया है बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, मतलब एजेंट बोल रहा है और ओनर बोल रहे हैं कि आपके एंजल के लिए लगाया है। ओके ओके, एक 10,000 रुपए का फाइन लगाया, करेक्ट? हाँ 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 जी ठीक है। और ये सेक्रेटरी और सोसाइटी के एंड से बाकायदा इस पे मेंटेनेंस बिल पे है? हाँ 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 ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ सोसाइटी के सेक्रेटरी से। एक 5 मिनट के अंदर मैं उनसे बात करके फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है हाँ ठीक। धन्यवाद। हाँ तो अभी जो आपने आवाज सुनी वो उस व्यक्ति की है जिनकी फैमिली का एक मेंबर एक ट्रांसजेंडर है। आप देखिए कि फैमिली में एक मेंबर ट्रांसजेंडर होना इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी सोसाइटी का जो देखने का नजरिया है इनके तरफ, ये बहुत ही बदल जाता है। और जो ये व्यक्ति है जिससे हमने बात किया, उनका ये कहना है कि वो अपने बच्चे को
ऐसे छोड़ नहीं सकते, वो जहां पे भी जाएंगे अपने बच्चे के साथ रहेंगे। एक माँ का ये स्वभाव होता है कि वो अपने बच्चे के लिए सेंसिटिव होती है, वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक दबाव है। मुझे ये बताया गया है कि सोसाइटी का एक दबाव है फ्लैट ओनर पे कि जल्दी से जल्दी ये फ्लैट जो है वो खाली कराया जाए। अब हम ये कॉल सीधा उस सेक्रेटरी को करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये सच है। तो एक कॉल उन्हें लगाते हैं। आपण कॉल करत असलेली आपने देखा, आपके सामने ही मैंने ये फोन कॉल डायरेक्टली उस सोसाइटी के सेक्रेटरी को लगाया। हमने सोचा था कि शायद वो हमारा कॉल उठाएंगे और हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल आप ध्यान से सुनिए। पहला सवाल कि आपने जो फाइन लगाई है, क्यों लगाई है? आप अगर किसी को जेंडर इक्वालिटी नहीं देना चाहते तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक ऑफेंस है। साथ ही में दूसरी बात, सोसाइटी के सेक्रेटरी ने फ्लैट ओनर को ब्लैकमेल करके ये फाइन लगाई है। और एक बात कि यहाँ पे जो फ्लैट ओनर है उसकी शेयर सर्टिफिकेट को भी होल्ड करके रखा है। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि जब तक आप इस ट्रांसजेंडर इंसान को इस बिल्डिंग से नहीं निकालेंगे तब तक हम आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और ना केवल ये उन्होंने कहा है, लेकिन आप अगर उनके मेंटेनेंस बिल की कॉपी देखेंगे वहां पे साफ लिखा हुआ है कि 10,000 रुपीज फाइन। आप देखिए कि ये अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए आज हमने इस पे वीडियो बनाया है, क्योंकि एज अ सोसाइटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी जेंडर को हम एक इक्वालिटी से देखें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है लोकल अथॉरिटीज तक जाएगा और लोकल अथॉरिटीज इसमें एक्शन लेगी। साथ ही में अगर अगले 7 दिन में इस पे एक्शन नहीं होती है तो मैं खुद इस लोकेशन के जो भी पुलिस ऑफिसर्स है मैं उनसे पर्सनली मिलने आऊंगा और इस केस का जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। मुझे देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है निखिल जेठ।